आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का लेसन 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसमें इस लेसन में जो प्रकाश के बारे में हमें जानना है इस टॉपिक पे, वो ये जानना है कि प्रकाश हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो पहला काम तो प्रकाश करता है कि हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। क्या आप समझ सकते हो, बता सकते हो कि अगर प्रकाश नहीं है तो क्या वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं? नहीं। तो पहले ये समझे कि वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है, उसमें प्रकाश की क्या भूमिका होती है। मान लो ये कोई वस्तु है, अब ये वस्तु हमें देखी जानी है, तो कब ये दिखाई देगी? तो हमें कोई ना कोई प्रकाश स्रोत चाहिए जहाँ से प्रकाश किरण आ रही हो और वो प्रकाश किरण इससे टकराने के बाद, वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंख तक पहुंच रही हो। जब ये हमारी आंख तक प्रकाश किरण पहुंचेगी तो यह वस्तु हमें दिखाई देगी। यानी वस्तु को देखने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक तो प्रकाश स्रोत चाहिए जो ये है, एक वस्तु चाहिए जो ये है, और एक आँख चाहिए जिसे देखना है। अगर इन तीनों का कनेक्शन नहीं रहता है, संपर्क नहीं रहता है, तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ डाल दें कि ये प्रकाश स्रोत यहाँ तक ना पहुँचे, अंधेरा हो जाए, तो यह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। या इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर दें कि यहाँ से जो लौट के जाने वाली चीज़ है वो हमारी आँख तक ना पहुँचे, प्रकाश ना पहुँचे, प्रकाश किरण ना पहुँचे, तो ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रकाश है वह हमें वस्तु को देखने में सहायता करता है। अब अगर कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, तो उसकी दो अवस्थाएं हो सकती हैं। एक तो एक ये वस्तु है और ये एक माध्यम है जहाँ पे हमारी आँख है। ये वस्तु है, यह हमारी आँख है, और ये प्रकाश स्रोत है। यहाँ से प्रकाश किरण गई, ये आँख तक आई और ये हमें दिखाई दी। बीच में कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो हमें दिख रहा हो। जैसे बीच में निर्वात हो सकता है, वायु हो सकती है, जो हमें दिखती नहीं है। लेकिन चलो एक ऐसा माध्यम भी बीच में आ जाता है, जैसे कोई यहाँ पे हमने कांच लगा दिया, कांच आ गया। ये जो वस्तु है वो हमारी खिड़कियों के पार है जिसमें शीशे लगे हैं, तो भी तो ये वस्तु हमें दिखाई देती है। तो यह वस्तु हमें दो परिस्थिति में दिखाई देती है। अगर माध्यम हमारा पारदर्शी है तो भी दिखाई देती है, जैसे कांच है, या निर्वात है तो भी दिखाई देती है, या वायु है तब भी दिखाई देती है। तो इस तरह से वस्तु को देखने में प्रकाश सहायता करता है। अब इस प्रकाश के कारण से हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के कारण से वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब माने छाया बनता है, छाया बनता है।
और ये कब बनता है? ये बाद में समझेंगे। इसके अलावा तारों का टिमटिमाना प्रकाश का ही प्रभाव है, इंद्रधनुष के सुंदर रंग प्रकाश का ही प्रभाव है, और किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का ही प्रभाव है। तो इतनी चीज़ों को समझने के लिए हमें प्रकाश को समझना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि प्रकाश क्या क्या करता है। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि प्रकाश जो है परावर्तित होता है। पहले तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन ऐसा तब करता है जब उसका माध्यम एक ही हो, माध्यम समान हो। जैसे ही माध्यम बदलता है, मतलब जिसमें वो यात्रा कर रहा है वो बदल जाता है, तो उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है। जैसे जो सीधे जा रहा था, अगर सामने कोई दूसरी ऐसा माध्यम आ जाता है जो अपारदर्शी है, अपारदर्शी है, तो क्या होगा? तो यह प्रकाश किरण अब आगे नहीं जा पाएगी। अगर आगे नहीं जा पाएगी तो फिर इसका होगा क्या, कहाँ जाएगी? तो फिर इसी में न कहीं मुड़ जाएगी। तो जिस माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है उसी माध्यम में अगर वापस मुड़ती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यह प्रकाश के सीधे चलने के गुण के कारण से होता है। अब क्या सीधे चलने के गुण के कारण से कोई दूसरी घटना भी हो सकती है? देखते हैं। अब ये प्रकाश किरण जा रही है, अब इसके सामने कोई बड़ी चीज़ पड़ी थी तो ये मुड़ गई थी। अब ये बड़ी चीज़ नहीं है, अब क्या हो रहा है, एक छोटा सा पार्टिकल आ रहा है ऐसे। तो यह क्या होता है ना, प्रकाश यहाँ पे मुड़ भी सकता है और फिर निकल जाएगा। तो इस तरह से प्रकाश का अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ना, तब जब जो माध्यम बीच में आ रहा है वह माध्यम कैसा है, जो वस्तु आ रही है वो कैसी है, अपारदर्शी है, अपारदर्शी है, और साथ में कैसी है, बहुत छोटी है, बहुत छोटा कण है इसके माध्यम में आ रहा है। तो यहाँ पे ना यह प्रकाश मुड़ भी जाता है थोड़ा सा किनारे पे, तो इसको बोलते हैं विवर्तन। लेकिन इसकी शर्त है, एक मुड़ने की शर्त है कि कण बहुत छोटा होना चाहिए, किनारे पे ही प्रकाश मुड़ पाएगा छोटे कण के, बड़ा होगा तो परावर्तन हो जाएगा। चलिए तीसरी कंडीशन आती है कि अगर माध्यम हमारा यहाँ से दूसरा हो जाता है और यहाँ से दूसरा माध्यम है, तो प्रकाश किरण जब आती है तो यहाँ तक तो सीधी आती है, फिर जब इस माध्यम में पहुँचती है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक अलग है, मतलब यह माध्यम अलग है, अपवर्तनांक मतलब इसमें प्रकाश की चाल अलग हो जाएगी। तो इसे जो सीधे जाना चाहिए था ना, अब वो सीधे नहीं जाता, अब वो मुड़ जाता है, या तो थोड़ा सा दूर हट जाएगा या तो थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा। ये प्रकाश किरण ऐसे हो जाएगी। तो ये जो घटना होती है ना, अपने पथ से मुड़ना, यह अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन। यह तब होता है जब माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। ठीक है, अब यह दूर हटेगा कि नज़दीक हटेगा, जब अपवर्तन आएगा तो हम वहाँ पे इसे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं 10.1 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जिस पर पड़ता है
वह तल कैसा है, वह पृष्ठ कैसा है। अगर वह पृष्ठ उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, जैसे कि दर्पण है, तो वह अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। और परावर्तित करता है तो फिर इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं इस तरह से कि एक कोई दर्पण है जो पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ तल है, और इसके सामने परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है, ये जो तल है ना, ये परावर्तक तल है। अब इस परावर्तक तल पे कोई प्रकाश किरण पड़ रही है, आ रही है, इससे टकरा रही है, तो यह तल क्या करेगा ना, ये तल यह प्रकाश किरण को परावर्तित कर देगा। तो परावर्तित करके भेजेगा कहाँ, किस रास्ते पर भेजेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए इसके लिए ना दो नियम हैं, उस नियम को हम चेक कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसे ये समझते हैं कि ये घटना घटती कैसे है। तो ये प्रकाश किरण आ रही है और इस परावर्तक तल पे इस बिंदु पे टकरा रही है, इस बिंदु पे टकरा रही है। अब जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु पर इस तल के लंबवत एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं। अब इस अभिलंब के एक तरफ और आपतित किरण, ये आपतित किरण है, आ रही है किरण तो आपतित किरण है, तो इस आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ना, वह आपतन कोण है। कैसा, कौन सा कोण है, आपतन कोण। अब इस आपतन कोण के बराबर ही दूसरे तरफ से हो करके परावर्तित किरण जाएगी, ये, और उधर भी उतना ही कोण बनाएगी जितना इधर है। तो इस तरह से हम अगर ये इसे मान ले कि ये आपतन कोण है, तो इसे कह दे ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। तो हम कह देंगे कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हम कहेंगे। तो ये हो गया आपका पहला नियम, ये कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण, कौन सी आपतित किरण है, ये जो आपतित हो रही है, जो जा रही है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, दर्पण का आपतन बिंदु कहाँ पे जाके आपतित हो रही है, तो ये जहाँ पे जिस बिंदु पर टच कर रही है ना ये दर्पण को, वह आपतन बिंदु। तो ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब, आपतन बिंदु पर ये अभिलंब हो गया। तथा परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। तीनों या सभी एक ही तल में होते हैं, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये तीनों एक ही तल में है, क्योंकि ये तो एक ही तल में है ना। तल समझ में नहीं आएगा तो एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, मेरा सुझाया हुआ। एक आलू ले लीजिएगा, आलू पे 3 माचिस की तीलियाँ एक ही बिंदु पे चुबो दीजिएगा। जैसे ये आलू हो गया, तो इस पे एक माचिस की तीली ऐसे लगाइएगा, फिर एक माचिस की तीली सीधी लगाइएगा, फिर एक माचिस की तीली तिरछी लगाइएगा, और इस पे स्केल ऐसे रखिएगा, स्केल, और देखिएगा क्या तीनों जो तीलियाँ हैं वो बराबर टच कर रही हैं। अगर बराबर टच कर रही हैं तो तीनों ये तीलियाँ एक ही तल में हैं, और अगर नहीं टच कर रही है, 2 टच कर रहा है, 1 टच नहीं कर रहा है कोई भी, तो ये बराबर एक ही तल में नहीं है, ये इसका अर्थ है। चलिए, तो अभी हम बता रहे थे आपको कि ये तीनों एक ही तल में होती है, तो ये आपतन बिंदु पर ना आपतित किरण भी जाके मिलती है, अभिलंब भी होता है, और परावर्तित किरण भी वहीं से निकलती है आपतन बिंदु से। तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये जो परावर्तन का नियम है ना, ये
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे याद कर लेंगे। और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलो अब जो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो समतल दर्पण के द्वारा बनता है। कह रहे हैं इससे आप परिचित हैं। आप परिचित हैं भाई, रोज देखते हैं दर्पण, आप रोज देखते हैं जिसमें आप अपना आईना जिसमें चेहरा देखते हैं। लेकिन अब आगे जो आपको पढ़ना है ना, वो समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब नहीं पढ़ना या उससे परावर्तन नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है भाई? गोलीय दर्पण से परावर्तन पढ़ना है। तो चाहे आपका गोलीय दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो, ये नियम जो है ना दोनों ये बराबर काम करते हैं, यही नियम काम करेंगे। ठीक है, तो जो गोलीय दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण क्या होता है? कोई दर्पण ऐसा लिया जाए जो गोले का भाग हो। तो अगर ये गोले का भाग ये दर्पण हो गया, तो इसका एक तल हम क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। कोई भी तल या तो इधर वाला करेंगे या तो नीचे वाला करेंगे। तो जो भी एक तल करेंगे तो दूसरा तल उसका अपोजिट परावर्तक तल हो जाएगा। जैसे अगर हमने इसको यहाँ पे से उठा के यहाँ पे रख दिया और अगर ये वाला तल पॉलिश कर दिया, तो ये वाला तल हमारा क्या हो गया? परावर्तक हो गया। अब ये जो परावर्तक तल है ना, इससे या तो इस पे प्रकाश किरण पड़ेगी या इसी को हम क्या करें कि फिर से मिटा दें और फिर इस पे पॉलिश कर दें उल्टी वाली पे। तो क्या हो जाएगा? अब ये परावर्तक तल हो जाएगा। परावर्तक तल ये हो जाएगा, परावर्तक तल। तो इस पे प्रकाश किरण पड़ेगी और यहाँ से परावर्तन होगा। तो कभी इधर, तो अब ये किधर से हो रहा है? इसके आधार पे दो तरह के दर्पण हो जाते हैं और उन्हें अब हम आगे देख रहे हैं। चलिए यहाँ से सीख लेते हैं, किताब से देख लेते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? यहाँ से ये चीज़ याद कर लें। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, वो आप समझ गए होंगे। अब फिर आप देखते हैं दूसरा, गोलीय दर्पण तो हो गया। तो फिर गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है? तो अवतल दर्पण होता है, ये हमने आपको बता दिया। जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो वो अवतल है। जैसे ये ऐसा हो, ये परावर्तक तल हो तो ये अवतल है। उत्तल दर्पण ये ऐसा हो और ये उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो, किरण इधर से आ रही हो तो ये उत्तल है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में ना कुछ टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये दो गोलीय दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण मतलब इधर से प्रकाश किरण जाएगी, उत्तल दर्पण मतलब इधर से प्रकाश किरण जाएगी। चलो अब ये दो आपके दर्पण हो गए। अब इनमें कुछ टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे। पहला टर्म्स है ध्रुव। ध्रुव किसे कहेंगे? तो जो ये द्वारक है ना, ये द्वारक है, यहाँ से यहाँ तक दर्पण का द्वारक है। जितना बड़ा होता है वो द्वारक कहलाता है। इसका बीचों बीच ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा, ध्रुव। यह क्या कहलाएगा? ध्रुव। चलो बीचों बीच ध्रुव हो गया। अब दूसरा टर्म क्या है? दूसरा टर्म है कि वक्रता केंद्र। अब ये गोला है ना, ये तो किसी गोले का भाग है, ये तो किसी गोले का भाग है ना दर्पण। मान लो इस गोले का भाग है, तो इसका जो केंद्र होगा ना इस गोले का, वही इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको बोलते हैं सी। तो यह हो गया वक्रता केंद्र। यह क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब तीसरी चीज़ हो गई वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई वक्रता त्रिज्या। इसे आर से व्यक्त करते हैं। ठीक, चलो भाई अब बारी आती है मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है? तो यहाँ पे था P
और यहाँ पे थे सी, और P और C को मिलाने वाली रेखा जब आगे बढ़ाई जाती है तो यही बन जाता है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। चलो भाई, मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष हो गया तो इतनी सारी चीज़ हो गई। हमको क्या क्या मिल गया? हमको मिल गया ध्रुव, समझ में आ गया कहाँ होता है, यहाँ पे होता है P। हमको मिल गया वक्रता केंद्र, कहाँ पे होता है, यहाँ पे C। इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का हो गया R। और फिर मुख्य अक्ष, तो इस रेखा को मिला के आगे बढ़ाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। चलो, अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में ये कह रहे हैं कि देखो आप एक काम कर लो, एक अवतल दर्पण ले लो और को अपने हाथ में पकड़े था, उसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। तो ये अब यहाँ से हम समझते हैं थोड़ा सा। ये एक अवतल दर्पण लेते हैं। चलो भाई, ले लिया। अवतल दर्पण मतलब परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होना चाहिए ये। तो अब कह रहे हैं कि ये सूर्य की ओर रखिए। मान लीजिए ये सूर्य हो गया, ये सूर्य चमक रहा है, इधर से प्रकाश किरणें जा रही हैं। चलो भाई, गई। और कह रहे हैं कि इससे जो प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही है ना, उसे एक शीट पे डालो। ये प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही हैं सब। तो हम देख रहे हैं ना, जो प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही है वो एक ही बिंदु से होके गुजर रही है। कहाँ से होके गुजर रही है? एक बिंदु से। तो इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? मुख्य फोकस। या मुख्य फोकस कहाँ से आ गया कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होके गुजरती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। चलो, ये भी हो गया, मुख्य फोकस हो गया। अब यहाँ पे हम समझते हैं उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में। देख लो भाई, यहाँ पे ये कोई वस्तु है, इससे प्रकाश किरणें जा रही हैं, ये जा रही हैं। चलो, और ये टकरा रही हैं। तो टकराने के बाद क्या हो रहा है? ये सब वापस आ रही हैं, ऐसे वापस आ रही हैं, वापस जा रही हैं। हाँ, चलो, ये मिल रही है F पे। और दर्पण कौन सा है? ये अवतल दर्पण F पे मिल रही है। F कहाँ है? C और P के बीच में। C और P के बीच में F है। क्लियर? तो एक बिंदु पे मिल रही है। चलो भाई, अब यहाँ पे आके देखो आप, उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है कि उत्तल दर्पण में ये किरणें जा रही हैं, टकरा रही हैं, फिर वापस मुड़ रही है। तो ये तो फैल रही है। वो तो क्या हो रही थी? वो तो केंद्रित हो रही थी, ऐसे ऐसे आ रही थी। और ये तो क्या हो रही हैं? ये तो फैल रही हैं। ये तो इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो ये तो मिलेंगे नहीं आगे जाके। तो ये आगे जाके मिलेंगी नहीं कहीं, क्योंकि फैल रही हैं। तो हम कल्पना करते हैं कि वो यहाँ से निकल रही है ये, और यहाँ से निकल रही हैं, और ये यहाँ पे मिल रही है F पे। तो एक चीज़ हम देखें कि जो F है ना, वो अवतल दर्पण में आगे है, अवतल दर्पण में आगे है, यहाँ है, और उत्तल दर्पण में पीछे है। अवतल दर्पण क्या कर रहा है? किरणों को एक बिंदु पे मोड़ रहा है। अवतल दर्पण क्या कर रहा है? किरणों को फैला रहा है। उत्तल दर्पण क्या कर रहा है? किरणों को फैला रहा है। ये मुख्य चीज़ें, इसे समझो। फिर से समझो कि ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की क्या स्थिति है? अवतल दर्पण में F किधर है? सामने है, दर्पण के सामने, यहाँ पे F है। उत्तल दर्पण में किधर है? दर्पण के पीछे, यहाँ पे F है। अवतल दर्पण में C कहाँ है? सामने है। और अवतल दर्पण में कहाँ, उत्तल दर्पण में कहाँ है? तो C पीछे है। यहाँ पे देखो, एक तो ये अंतर है। दूसरा अंतर क्या है? अवतल दर्पण किरणों को मोड़ रहा है, एक बिंदु पे मिला रहा है सबको, और अवतल दर्पण किरणों को फैला रहा है।
तो इसके आधार पे ना लेंस भी दो तरह के, इसके नाम भी दूसरा रख देते हैं। ये किरणों को मोड़ रहा है, केंद्रित कर रहा है, तो इसे क्या देते हैं, अपसारी। अपसारी दर्पण, और इसे अभिसारी कह देते हैं। अभिसारी, सॉरी, ये हो गया अभिसारी और ये हो गया अपसारी, क्योंकि ये फैला रहा है, ये मोड़ रहा है। चलो अब समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण से ना प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए जब दो प्रकाश किरणें आपस में मिलती हैं तो प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो पहली चीज तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जब परावर्तित होती है तो वह फोकस से होकर लौटती है। यह तो हो गया अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, ये मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। लग रहा है यहाँ से आ रही है, आती हुई प्रतीत होती है। एक में आती हुई प्रतीत होती है और एक वास्तव में जाती है। यहाँ जाती है, यहाँ प्रतीत होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा चित्र इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर दूसरे तरह की किरणों का क्या करते हैं हम, तो अगर कोई फोकस से होके जा रही है ना प्रकाश किरण, तो यह भी तो परावर्तित होगी ना। तो परावर्तित होगी तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये एक दूसरे का देखा जाए तो उल्टा है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दो तरह की किरणों का परावर्तन हो गया। अब तीसरे तरह की किरणों का परावर्तन देख लेते हैं कि अगर कोई किरण सी से होके जा रही है तो क्या होगा, सी से होके जा रही है तो उसी रास्ते पे लौट आएगी, इसी पे जाएगी और इसी पे लौट आएगी। अब इस पिक्चर को देखिए, ये जा रही है और फिर उसी पे लौट के आ रही है, यह भी जा रही है और उसी पे लौट के आ रही है। तो ये तीन तरह की किरणों का परावर्तन हम लोगों ने देखा। क्या, मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से होके जाएगी, और ऐप से होके जाने वाली किरणें समांतर हो जाएगी, और सी से होके जाने वाली किरणें सी पे ही वापस आ जाएगी। ठीक, चलो और एक चौथे तरह की भी किरण देख लो ना भाई, चौथे तरह की किरण देख लो कि अगर कोई किरण पी पे आके सीधे पड़ती है तो जितना कोण मुख्य अक्ष के इधर बना रहेगा उतना ही कोण दूसरे तरफ से बनाती हुई निकल जाएगी। पी पे आने वाली किरण की यह दिशा होती है। क्यों? क्योंकि तब ये मुख्य अक्ष जो होता है ना वो अभिलंब का कार्य करता है और इधर का कोण और इधर का कोण आपस में बराबर हो जाता है। चलो ये तो हो गया, किरणें कैसे परावर्तित होती हैं ये हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे क्या,
अब हम सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, यहां पे देखते हैं। यहां पे अवतल दर्पण है और ये जो ए बी लिखा हुआ है ना, ये वस्तु है, वस्तु। तो दर्पण के सामने वस्तु को रखने की कितनी अवस्थाएं पॉसिबल है, कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। तो चलिए ये जैसे रखे हैं ना, उसके हिसाब से ही देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसे अनंत पे रख सकते हैं, मतलब यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी, आगे तक कहीं भी दूर तक रख सकते हैं। वो क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। एक तो हम अनंत पे रख सकते हैं, उसकी पोजीशन ये है। और एक कहाँ रख सकते हैं, तो अनंत और सी के बीच में, ये जहाँ पे रखा है वहाँ रख सकते हैं। अनंत और सी के बीच में रख सकते हैं। चलो पहले हम सिर्फ यही सीख रहे हैं कि वस्तु रखेंगे कहाँ। तो दो पोजीशन हो गई, एक हो गई अनंत पे, एक हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। चलो, और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, तो तीसरी स्थिति हो सकती है ये कि हम अब सी पे आ जाएंगे। चलो सी पे, हम दूर से नज़दीक आ रहे हैं, अब हम सी पे वस्तु को रख सकते हैं। तो कहाँ रख सकते हैं, सी पे ही वस्तु को रख देंगे। और अब चौथी स्थिति क्या हो सकती है कि हम C और F के बीच में रख सकते हैं। ये F है और ये C है, इसके बीच में ये वस्तु रखी गई है। चलो, पांचवी स्थिति क्या हो सकती है, F पे रख सकते हैं। और छठी क्या हो सकती है, F और P के बीच में रख सकते हैं। तो हमारे सामने वस्तु रखने के ऑप्शन कितने हो गए, 6। किसमें, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हम 6 जगह वस्तुएं रख सकते हैं, ये याद रखेंगे। कहाँ, पहला अनंत पे, दूसरा अनंत और सी के बीच में, तीसरा सी पर, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर और छठा एफ और पी के बीच में। ये पहले याद कर लेंगे, आप याद कर लिए। फिर इससे प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, अब इम्पोर्टेंट ये है। अब ये इम्पोर्टेंट ये है कि इससे प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं अनंत पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखते हैं ये रखी हुई वस्तु अनंत पे, तो फिर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत से किरणें पैरेलल चलेगी तो टकराएंगी, तो कहाँ जाएंगी, तो मुख्य अक्ष से। ये तो आपने पहले ही सीख रखा है। जहाँ पे क्रॉस करेंगी, काटेंगी, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर। और एफ पर बना तो कैसा बना, इसकी लंबाई नहीं दिख रही, इसकी चौड़ाई नहीं दिख रही है, तो ये बिंदु के समान दिख रहा है, तो ये बिंदुवत बना, बिंदुवत। वास्तव में किरणें मिल रही है तो वास्तविक बना। अब उल्टा है कि सीधा है, तो बिंदु के आकार की चीज को उल्टा कहेंगे कि सीधा कहेंगे, ये चार्ट में हम सीखेंगे। दूसरा ऑप्शन, अगर वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो क्या होगा, तो वस्तु नजदीक आ रही है तो प्रतिबिंब अब एफ से दूर जाएगा। तो ये समांतर किरण गई, फिर ये एफ से होके गुजरी, हमेशा समांतर एफ से ही जाएगी। फिर ये सी से गुजरी, 2 किरणें हमने लिया, फिर ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। जब यहाँ पे काट रही है तो इससे इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे, तो जहाँ पे लंब पड़ेगा वो हमारी क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। तो ये हमारी वस्तु हो गई ए डैश बी डैश। तो वो कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में। कब, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रखी है। क्लियर है। चलो, तीसरा हमारा ऑप्शन है कि अगर वस्तु हमारा सी पे हो तो सी के समांतर जाएगी, एफ से होके जाएगी, फिर एफ से होके जाएगी, तो फिर समांतर हो जाएगी। तो फिर ये कट कहाँ मार रही है, इसके नीचे। तो इसका मतलब यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा,
तो वस्तु के ठीक नीचे प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के ठीक नीचे प्रतिबिंब बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बन रहा है ना, नीचे जब बनेगा तो उल्टा कहा जाएगा, तो ये उल्टा बनेगा। चलिए अब ये हमारा डी पॉइंट है कि अगर वस्तु हमारा कहाँ रखी है, सी और एफ के बीच में रखी है, ये आ गई हमारी वस्तु, तो यह अब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा बी पे। उससे भी वही काम करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचेंगे और फिर एक वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई किरण खींचेंगे, जहाँ पे काटेगी वहाँ पे वस्तु प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे काटिए, प्रतिबिंब बन गया। चलिए आप इसे पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा तो फिर हम आपको समझाएंगे। चलो फिर एक ई पॉइंट बनता है कि अगर वस्तु एफ पे है तो क्या होगा, तो वस्तु एफ पे है तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी, वो ऐसे लौट के चली जाएगी, फिर एक सी से होके जाएगी, वो ऐसे चली जाएगी, तो किरणें समांतर हो जाएंगी जाने वाली, तो ये अनंत पे बनेंगी, अनंत पे। इसको आप याद भी कर सकते हो तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन चित्र समझना भी जरूरी है। एक लास्ट वाला पोजीशन क्या हो सकता है कि एफ और पी के बीच में हमने वस्तु को रखा, तो वस्तु अब पीछे चली गई। पहली ऐसी स्थिति बनी जब अवतल दर्पण से वस्तु पीछे जाके बन रही है, और यह प्रतिबिंब आभासी होगा, क्योंकि पीछे तो कोई चीज़ जाके मिलेगी नहीं ना, किरण मिलेगी नहीं। यह प्रतिबिंब होगा आभासी, वस्तु से बड़ा, सीधा, लेकिन पीछे, पहले कंडीशन। तो 6 चित्र में एक ही चित्र ऐसा होगा जब वो आप पीछे जाके बनेगा और वह प्रतिबिंब आभासी होगा, और बाकी के जो सारे चित्र होंगे वो इधर बन रहे हैं, इस साइड में बन रहे हैं, तो इधर वाले क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक, वास्तविक। अब देखिए प्रतिबिंब के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि कितने तरह के प्रतिबिंब होते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि वो वास्तव में किरणों के मिलने से बन रहा है या मिलती हुई प्रतीत होने से बन रहा है, तो इसके आधार पे एक वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब, एक आभासी बनेगा। अगर वास्तव में मिलने से बन रहा है, किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, तो वास्तविक बनेगा, और अगर किरणें एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, लग रहा है कि पीछे जाके काट रही हैं, तो वो आभासी बनेगा। चलो प्रतिबिंब ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है वस्तु की तुलना में, उल्टा भी हो सकता है, सीधा हो सकता है। उल्टा कब होगा, जब इसके नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा हो जाएगा। चलो तो ये आपका चित्र बन गया कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अब आपका बचा हुआ अवतल दर्पण के उपयोग। अब अवतल दर्पण के उपयोग आप याद कर लेना भाई कि यह टार्च, सर्च लाइट वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, जिससे किरणों को समांतर फेंका जा सके और दूर तक जा सके, और चेहरे को बड़ा करके देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में दंत विशेषज्ञ इसे इस्तेमाल करते हैं, और बस इतना ही है। और फिर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसे भी सीख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है भाई? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की सिर्फ 2 स्थितियां बनती हैं। पहली बात तो आप याद कर लो कि उत्तल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी ही बनता है, और किरणें आएंगी और अनंत पे होगा तो एफ पे बनेगा, और एफ और पी के बीच में रहेगा तो सी पे बनेगा। लेकिन आभासी बनेगा, देख रहे हो पीछे बन रहा है तो आभासी बन रहा है, वास्तव में किरणें मिल नहीं रही हैं। तो अब इसे हमें याद करना पड़ेगा कि कहाँ बनेगा। देखिए ये अवतल दर्पण की स्थिति है, उत्तल दर्पण की स्थिति है, अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा और बिंदु के साइज का होगा,
आभासी होगा और सीधा होगा। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में होगा तो कहीं भी, अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में, अब ये नहीं C पे होगा तो कहाँ होगा, कि एक ही स्थिति, दो ही स्थिति है, या तो अनंत पे या अनंत और P के बीच में कहीं भी होगा तो P तथा F के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, तो आप इस चार्ट को याद करेंगे पहला। दूसरा चार्ट है ये वाला, इसे भी आप याद करेंगे 10.1 और 10.2, दोनों चार्ट याद कर लेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे वस्तु रखी जाएगी दर्पण के सामने तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। और इसे याद करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हमको बताइएगा। इससे अधिक अगर हम चलेंगे तो वीडियो हमारी क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ तक पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब जा कर के आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा।